हेलो एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास काफ़ी बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, 11-12 की फिजिक्स बन ही नहीं पाती। कभी कभी थ्योरी समझ में आती है तो क्वेश्चंस बनते नहीं, कभी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं तो थ्योरी समझ में नहीं आती और बड़ा परेशान होते हैं। मतलब जनरली वो ये कहते हैं कि फिजिक्स उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक आसान सब्जेक्ट है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बट आसान है। आप जितना डिफिकल्ट फिजिक्स को मान बैठे हैं, एक्चुअल में फिजिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है, फिजिक्स उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है। और बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूँगा कि फिजिक्स की तरफ आप बिल्कुल भी मन में डर मत रखिए। आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ, है ना, फिजिक्स की स्टडी करिए। मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। आप बिल्कुल भरोसा रखिए कि अगर आप ढंग से फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, सही गाइडेंस में अगर फिजिक्स की आप पढ़ाई करते हैं, तो फिजिक्स में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी। आप बहुत इजीली फिजिक्स कर पाएंगे। और इसको लेकर के मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। मैंने जेई एंड पी नीट के, है ना, पीवाईक्यूज का डिस्कशन आप लोग के साथ कुछ चैप्टर्स के किए हैं और मैं बाकी सब चैप्टर के करूंगा आपके साथ। आप बिल्कुल फॉलो करते हुए मुझे, आप मेरे हर सवालों को सॉल्व करता हुआ मुझे ऑब्जर्व करते हुए फिजिक्स को सीखने की कोशिश करिए। आपसे बहुत अच्छे ढंग से फिजिक्स बनने लग जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आज हम जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट पे आए हुए सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम जेई पीवाईक्यू सीरीज में आज सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। अब बिल्कुल सीखते जाइएगा और हर सवाल को सॉल्व करना समझते जाइएगा कि किस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन है, अ बॉब ऑफ मास m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical motion as shown in figure. Alright, initially by applying horizontal velocity v0 at the point A, the string becomes slack when the bob reaches at the point D. The ratio of kinetic energy of the bob at the points B and C each. Alright, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सवाल मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सवाल ये कह रहा है कि एक बॉब को जिसके मास की वैल्यू हमें स्मॉल m गिवन है, उसको v0 वेलोसिटी के साथ मूव करवाया गया एंड फाइनली वो सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में बना रहा है। कहता है कि जब बॉब पॉइंट D तक रीच किया तब हमारी स्ट्रिंग स्लैक करके, मतलब ढीली पड़ गई, लूज हो गई। तब कहता है कि पॉइंट B एंड पॉइंट C पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी उनका रेशियो क्या होगा। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो सवाल है ये उस कंडीशन पे बेस्ड है जिस कंडीशन को हम कहते हैं लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे हमारी बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेती है। और उस केस के लिए हम क्या करते हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट पे हमारी स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं। एक्चुअली एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसा फोर्स जो मोशन के दौरान वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है, उस फोर्स को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एंड सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के अलोंग सेंटर के टुवर्ड्स होता है ना। किसी भी पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है किस तरफ होती है, तो उस पॉइंट के रेडियस के अलोंग होगी और सेंटर की तरफ होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स करती क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स मोशन के दौरान बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हेल्प करती है। इसका यही काम होता है। तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट हमारा D है, इस पॉइंट D पे भी तो हमारे बॉब को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ कि नहीं। और इस पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी फुलफिलमेंट हम ग्रेविटी की मदद से कर सकते हैं। एक्चुअली टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। ये बात आप बिल्कुल मान सकते हैं कि जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है। और अगर इस पॉइंट में स्ट्रिंग में टेंशन रहती है वो भी डाउनवर्ड रहेगी, तो स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन T भी डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स बॉब का वो भी डाउनवर्ड है। और अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन है, अगर है, तो टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मिल करके, क्योंकि दोनों ही रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ हैं, दोनों मिल करके बॉब को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर हमको साफ साफ कह रहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो लूज हो गई थी, स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 0 हो गई थी, साफ साफ कहता है द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द बॉब रीचेस एट द पॉइंट D। और क्योंकि पॉइंट D पे टेंशन 0 है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पॉइंट D पे भी जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ
सेंट्रीपिटल फोर्स है, उस फोर्स को यहाँ पर ग्रेविटी के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। मतलब पॉइंट डी पे जो भी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो ग्रेविटी से फुलफिल हो रही है। और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट डी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mg के बराबर होगी। और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहां पर r हमारे सर्कल की रेडियस की वैल्यू होती है, m बॉब के मास की वैल्यू होगी और v हमारी बॉब की स्पीड होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटी करेगी। टेंशन टी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पर हमें कह रहा है कि स्ट्रिंग हमारी लूज हो गई, स्लैक हो गई है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं m और m को आपस में कैंसिल कर दूं तो जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √rg। और आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने डिराइव किया आपके लिए, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉब की स्पीड अगर √rg है तब उस केस में वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा। और इसी स्पीड की जो कंडीशन है उसको अपन कहते हैं लूपिंग द लूप। और अगर इस स्पीड के साथ बॉब मूव करे तब उसके अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्पीड, मतलब ये जो स्पीड है कहाँ पर होनी चाहिए? ये स्पीड होनी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे। बट जैसी बॉब नीचे की तरफ आएगी तब डेफिनेटली नीचे की तरफ आने के दौरान उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा। और इसीलिए अलग अलग पॉइंट पे हमारी अलग अलग स्पीड होगी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमें ये बताना है कि पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इन दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी की जो भी वैल्यूज है उसका रेशियो क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ। एंड मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की जो कंडीशन है, इनकी बातें मैंने आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर के जो मैंने पीवाईक्यूज का डिस्कशन किया था उसमें मैंने समझाई थी। एक बार फिर समझाता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि टोटल दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक कैटेगरी के फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड दूसरे कैटेगरी के फोर्स को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्व करते हैं। किसे कंजर्व करते हैं? उस सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिस्टम के पास जो भी एनर्जी होगी वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एक्शन में नहीं बदलेगी। हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है कि सिस्टम के पास जो भी एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म में है, बट सभी एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये है कि अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, और दोनों का जो सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। कब? जब एक्शन में कौन आए? जब एक्शन में कंजर्वेटिव नेचर वाला फोर्स आए। तो तब हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क करें, खाली अगर वही हों, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलती। कौन कौन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तीन फोर्सेस के नाम आप याद कर लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारे तीन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं। लेकिन जो अदर कैटेगरी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ये क्या होते हैं? ये सिस्टम के एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। सिस्टम के पास जो भी एनर्जी होगी ना, वो ये क्या करेंगे? वर्क के दौरान उस एनर्जी को खर्च कर देंगे और सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की तरफ भेज देते हैं। और जिस फॉर्म में भेजते हैं वो एनर्जी जनरली हीट एंड साउंड होती है। यहाँ पर इसीलिए हम एक कंडीशन यहाँ पर एस्टैब्लिश करके कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 रहा, एंड अगेन सिस्टम में कोई बाहर से फोर्स न लगा करके, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ना हो, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स भी अगर वर्क ना करे, तब इस दौरान क्या होगा कि अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क नहीं किया है तो एक्सटर्नली सिस्टम में कोई एनर्जी न तो आ सकती न तो सिस्टम से बाहर जा सकती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो वर्क नहीं कर रहे, मतलब इनसे भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होगा। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस रह रहे हैं बाकी, तो उनके एक्शन में मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलेगी। और हम कह सकते हैं कि उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, मतलब E1 एंड E2 दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। और मैकेनिकल एनर्जी हम किसे कहते हैं? हम सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को, हम सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो जो भी सिस्टम की हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, उन दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के एक्शन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती, नहीं बदलती। तो K1 कम होगा तो क्या होगा? यहाँ पर अगर K1 की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा, मतलब K1 कम होकर के अगर K2 हो गया है,
तो U1 बढ़ करके U2 हो जाएगा, और इस तरह से कुछ फेनोमेना एग्जीक्यूट होगा कि K1 एंड U1 का समेशन K2 एंड U2 के समेशन के इक्वल होगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एंड इस सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। मैं बताता हूं अब क्यों। रीजन बीइंग, इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। एक बार हमने बॉब को V0 अमाउंट की स्पीड दे दी, नाउ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक बार हमने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, अब उस पर हमारा अलग से कोई फोर्स नहीं है, हम कोई वर्क नहीं कर रहे, तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क 0 है। अच्छा, क्या इस बॉब पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है? क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बॉब पे लग रहा है? तो जवाब है बिल्कुल लग रहा है। हाँ, लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। और वो कौन है? वो है स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन। तो मान लेते कि किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, जो पॉइंट हमें बी गिवन है, मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग में रहने वाला टेंशन है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो आप बोलोगे सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है, तो मैं कैसे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ? तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, उससे मतलब नहीं है मुझको, उनका वर्क नहीं होना चाहिए। आई एम सेइंग द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस शुड बी 0। सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो है, वर्क नहीं करने चाहिए। और क्या यहाँ पर स्ट्रिंग में रहने वाला टेंशन वर्क कर रही है? देन द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज जो टेंशन है वो अलोंग द रेडियस है, और किसी भी पॉइंट पे जो बॉब की डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द टेंजेंट है। कर्व्ड पाथ के अलोंग जब भी कोई बॉडी मूव करती है तब डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के डायरेक्शन को अपन टेंजेंट की तरफ लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। एंड 90 डिग्री होने के कारण एफ डॉट आर की वैल्यू, वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व्ड होगी। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके मैं पॉइंट सी एंड पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूँ एंड सॉल्व कर सकता हूँ। एक बात आपको मैं यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ कि लूपिंग द लूप के लिए जो लोएस्ट पोजीशन की हमारी जो स्पीड आती है वो √5rg आती है। आप कोई चीज़ चाहो तो आप याद कर लेंगे, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। और इस वैल्यू को निकालने के लिए अगेन आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को ही यूज करना होगा। तो अगर आप करते हैं तो V0 की जो वैल्यू आएगी वो √5rg आ जाएगी, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो लूपिंग द लूप की कंडीशन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका थोड़ा तो समय बचेगा, बट मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। अब हम काम करते हैं, पॉइंट डी से सी के लिए एंड पॉइंट डी से बी के लिए मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करता हूँ, एंड इसके थ्रू मैं पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल करके फिर फाइनली रेशियो की वैल्यू निकाल लूंगा। सॉल्व करें। तो नाउ मैंने आपको कहा था, मैंने आपको एक बात कही थी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू को हम हमारी सुविधा के हिसाब से कहीं पर भी किसी भी ओरिएंटेशन के लिए, कोई भी कन्फिगरेशन के लिए 0 ले सकते हैं। उसके ऊपर अगर बॉडी जाई तो +mgh ले लेना, उसके नीचे अगर बॉडी h हाइट आती है तब -mgh हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की हमेशा बात करते हैं, और क्योंकि हमेशा हम चेंज की बात करते हैं तो शुरुआत की वैल्यू को हम 0 रेफर कर सकते हैं, और कहाँ करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 मान सकते हो। उसके ऊपर अगर बॉडी h हाइट जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ले लेना +mgh, अगर उसके नीचे बॉडी जाए h हाइट तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ले लेना -mgh। इस तरह से हम कहते हैं। तो हाइट के बढ़ने के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, कम होने के साथ कम होती है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ पॉइंट डी एंड सी के लिए, है ना, मैं पॉइंट डी एंड सी के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल आपके साथ। सुनाओ, तो पॉइंट डी पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो स्पीड तो मुझको मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv² एंड √rg के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी rg। इसके अलावा मुझको स्ट्रिंग के लेंथ यहाँ पर L गिवन है, तो जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही हमारी सर्कल की रेडियस भी होगी, और इसीलिए यहाँ पर मैं r की जगह में L पुट कर सकता हूँ, तो मैं L पुट कर ही देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरी रेडियस की जगह में स्ट्रिंग की लेंथ L आ जाएगी, g तो रहेगा रहेगा, और ½ mv² में जो स्क्वायर करूंगा जब मैं रूट का, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके फाइनली मुझको ½ mLg काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी पॉइंट डी पे। और मैं अपनी सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, मैं अपनी सुविधा के लिए पॉइंट डी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं। मैं कहीं भी ले सकता था, आप नीचे ले सकते हैं, आप बीच में ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया।
अगर आप किसी अदर पॉइंट पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं तो भी आंसर हमारा अल्टीमेटली सेम आएगा, उसको लेकर के आप बेफिक्र रहिएगा। तो U1 की वैल्यू हो गई 0। दिस इज इक्वल टू ना, अब मैं पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहता हूँ, तो मैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी चाहता हूँ क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है। अब मुझको ये देखना है कि पॉइंट सी पे हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि पॉइंट डी के नीचे है पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे रहने वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, एंड इसलिए यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे -mgh। अब मुझे h की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, और h की वैल्यू मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली जो h होगा ना वो ये हाइट होगी, है ना। ये जो आप हाइट देख रहे हैं पॉइंट डी एंड पॉइंट सी के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जो वर्टिकल हाइट है, वही h हमें निकालने की जरूरत है। तो देखिए पॉइंट O से लेकर के पॉइंट D तो मेरी सर्कल की रेडियस है, और इसीलिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हमारी L हो जाएगी। और अगर मैं चाहूँ तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, और एक बात आपको ये भी समझनी है कि O से D तक भी रेडियस है तो O से C तक भी तो रेडियस है, और इसीलिए पॉइंट O से लेके पॉइंट C तक की दूरी भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ L होनी चाहिए। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जो मैंने इस ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, इसमें मेरे एंगल से लगी हुई साइड होगी बेस, और ये होगी मेरी हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा कॉस थीटा, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा। तो बेस क्या हो जाएगा, इट विल बी हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू L है, कॉस थीटा में थीटा की जगह 60 रखूंगा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो डेफिनेटली ये जो आप लेंथ देख रहे हैं इट इज नथिंग बट L/2। यस और नो, मैं थोड़ा डायरेक्ट किया हूँ। एक्चुअली बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, तो बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। हाइपोटेनियस की वैल्यू L है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती तो L/2 हो गई। तो O से लेकर के D तक की दूरी L है, और ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये L/2 है, तो बताएंगे H की वैल्यू क्या आएगी। ऑब्वियस बात है कि जो H की वैल्यू होगी वो L/2 होगी, क्योंकि मैं अगर L से L/2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी ना मुझको L/2 मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि पॉइंट सी के लिए जो हाइट की वैल्यू होगी वो h/2 होगी, और माइनस इसीलिए किया क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आई है। एंड फाइनली इसकी मदद से अब मैं पॉइंट सी की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं LHS की तरफ देखूँ, मेरे पास mLg/2 है, और यहाँ पर एक्चुअली मैंने h/2 लिख दिया, ये L/2 होएगा, है ना। ये L/2 है बेसिकली, ये L/2 है। परफेक्ट। तो नाउ अब अगर मैं RHS से -mgL/2 को LHS की तरफ लूंगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी mgL/2 है और ये आकर के और ऐड हो जाएगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू mgL, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो पॉइंट C पे मुझको काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है, सिमिलर प्रोसेस से मुझको पॉइंट B पे भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल देनी चाहिए। तो अब मैं पॉइंट D एंड C को रेफर कर लेता हूँ, पॉइंट D एंड B को रेफर कर लेता हूँ। अब चाहो तो C एंड B को भी रेफर कर सकते हो, बट मैं D एंड B को रेफर करके आगे काइनेटिक एनर्जी की पॉइंट की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट B निकालने वाला हूँ। तो नाउ अब हम रेफर करने वाले हैं पॉइंट D एंड पॉइंट B को। तो नाउ अगेन मैं लिख सकता हूँ K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। तो नाउ K1 की वैल्यू अगेन कितना, हाफ mv², v² की वैल्यू अगेन हो जाएगी Lg, प्लस U1 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने 0 लिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B मैं निकालना चाहता हूँ, और मुझको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। और क्योंकि यहाँ पर मेरा पॉइंट अगेन B D के नीचे है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, और इसलिए हो जाएगा ये -mgh। और h की वैल्यू बस मुझे फिर से निकालनी पड़ेगी, सेम ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए, ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करते हुए निकालना है हमें। तो नाउ अब फिर से देखेंगे। तो नाउ अब मैं B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ OA पे, तो यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब अगर आप देखेंगे तो D से लेकर के O तक के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ L के बराबर है। अब मुझे ये लेंथ की और रिक्वायरमेंट है। अगर मुझको यहाँ से लेकर के D से लेकर के B तक के बीच की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझको O से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, और इस पॉइंट को मैं चलो E लिख देता हूँ। तो अगर मैं O से लेकर के E तक की लेंथ निकाल लूँ, तो उसको मैं L से ऐड करके मैं D से लेकर के पॉइंट B तक के बीच की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा, और मुझको हाइट मिल जाएगी। तो अगेन आप फिर से देख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में अगेन एंगल के सामने वाली साइड कौन हो जाएगी, परपेंडिकुलर। एंगल से लगी हुई साइड कौन हो जाएगी, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा।
तो बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। हाइपोटेनियस अगेन हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी, एंड कॉस थीटा में थीटा की जगह 60 लिखूंगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो फाइनली ओ से लेके ई तक की लेंथ भी मुझे l/2 मिल रही है। तब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉइंट डी एंड पॉइंट बी के बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो l प्लस l/2 है, l प्लस l/2 है, जो कि कितना हो गया, जो कि हो गया 3l/2, और इसलिए यहाँ पर मुझे 3l/2 लिख देना चाहिए। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकालना है, तो RHS के सेकेंड टर्म को LHS की तरफ ट्रांसफर करो, तो ये लेफ्ट की तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, तो mg इंटू 3l/2 प्लस mg l/2 मिल करके हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे 2mgl, एंड फाइनली मुझको काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मिल चुका है। अब मुझे बताना क्या था, देखो अब मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट पॉइंट्स बी एंड सी। तो बी के लिए हमारा कितना आया, बी के लिए हमारा आया 2mgl, एंड सी के लिए कितना आ रहा है mgl, तो रेशियो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात एकदम इजीली बोल सकते हैं, तो 2mgl बाय mgl में mgl कैंसिल होकर के फाइनली 2 बचने वाला है, एंड 2 देखें तो ऑप्शन 1 में है, और इसीलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है ना। मैं ये कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी एट बी बाई काइनेटिक एनर्जी एट सी करना है, तो पॉइंट बी की काइनेटिक एनर्जी आ रही है 2mgl, एंड काइनेटिक एनर्जी एट सी आ रही है mgl, तो दोनों को रिड्यूस करूंगा तो मुझे आंसर 2 मिलेगा, और इसीलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश की, और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के इसी तरह से सीखते जाइए। मैं आपको हर वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा फिजिक्स का जो आपको सीखने की ज़रूरत है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, जो आपको फिजिक्स को समझने में हेल्प कर सकते हैं, मैं हर चीज़ आपको सिखाऊंगा। बस आपको कंसिस्टेंट वे में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मुझे सुनना है, समझना है, और इन वीडियोज को देख करके अपने लर्निंग के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। अ कार ऑफ मास m moves on a banked road having radius r and banking angle theta. To avoid slipping from banked road, the maximum permissible speed of the car is v0. The coefficient of friction mu between the wheels of the car and the banked road is. All right, देखिए ऐसे तो अगर आप इस सवाल को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, बट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की वैल्यू अगर आपको याद हो, अगर आपको ये वैल्यू याद हो, तभी सवाल को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा, बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की वैल्यू बता देता हूँ, मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ, डिराइव करने में समय लगेगा, बट मैं आपको अगर ये कह रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल काफ़ी क्विकली आप कर सकते हो, अदरवाइज तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम बैंक्ड रोड में कार को मूव करवाते हैं, तब वहाँ पर जैसे कि आपको बोला कि क्योंकि कर्व्ड रोड है, और कर्व्ड रोड के अलॉन्ग अगर आपको बॉडी को मूव करवाना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि उसको डायरेक्शन बदलना होता है, और उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दो बातें हो सकती है, या तो फ्रिक्शन की मदद से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को ऑब्टेन करें, या फिर हम लोग जो बैंक्ड रोड में कार को मिलने वाली जो नॉर्मल फोर्स होती है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, जैसे मान लो ये बैंक्ड रोड है। बैंक्ड रोड क्या होता है कि जो रोड का आउटर एज है वो इनर एज के रेस्पेक्ट में हल्का हाइट पे होता है, और यहाँ पर एक एंगल मेंटेन होता है जिसको अपन एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। मतलब रोड मान लो इस तरह से रोड है, तो ये हमारी रोड का इनर एज हो गया, ये हमारी रोड का आउटर एज हो गया, एंड आउटर एज इनर एज के रेस्पेक्ट में हल्का ऊंचा बनाया जाता है। तो जो कर्व्ड पाथ होता है, यहाँ पर अगर मान लो एक कार खड़ी है, मान लो ये हमारी कार है, तब इस कार को लगने वाली जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स कौन होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इस नॉर्मल फोर्स की दो कंपोनेंट आएंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल आएगी और एक वर्टिकल आएगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप नॉर्मल फोर्स के देख रहे हैं, इससे भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तब अगर हम इस नॉर्मल फोर्स की कंपोनेंट से मिलने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्रिक्शन से मिलने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को साथ में मिला दें और दोनों को साथ में यूज करें, और दोनों की मदद से जो नेट फोर्स बनेगा उसको अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज करें, तो जो स्पीड होगी वो हमारी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी। और उससे ज़्यादा स्पीड अगर हम मेंटेन तब भी करते हैं, तो क्योंकि दोनों ही फोर्सेस जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकते थे
अब इनसे मिलने वाली फोर्स क्योंकि अब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से कम है, तब गाड़ी स्लिप हो जाएगी। मतलब कहना ही चाहता हूं कि नॉर्मल की कंपोनेंट एंड फ्रिक्शन की कंपोनेंट जो बनती थी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, अगर वो दोनों मिलकर के भी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत फास्ट जा रही थी, आप काफ़ी फास्ट मूव करवा रहे थे, और उतने फास्ट मूव करवाने के दौरान जो सेंट्रीपिटल फोर्स की आपकी रिक्वायरमेंट आई थी वो दोनों फुलफिल नहीं कर पाए, तो गाड़ी तो स्लिप करेगी और उस केस में आपकी गाड़ी स्किड हो जाती है। तब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट r इंटू जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालते हैं, जो यहाँ पर वी नॉट कहा है, और ये एक्चुअली में वी मैक्स है। दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, और ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और इसी फॉर्मूले की मदद से हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो यहाँ पर मैंने म्यू एस लिया है, यहाँ पर सब्सक्रिप्ट एस एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को शो करता है, जो यहाँ पर हमको म्यू लेने को कहा गया है। तो म्यू एस की जगह में म्यू आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है ना। तो ये हमारी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। इसी को सॉल्व करके मुझको म्यू तक पहुंचना है, और म्यू तक पहुंच करके हमको आंसर मैच करवा लेना है। इसके अलावा एक मिनिमम स्पीड भी होती है, एक सबसे छोटी स्पीड होती है। अगर उससे भी हम स्पीड कम मेंटेन करते हैं, तब हमारी जो गाड़ी होती है वो इनवर्ड स्कीड करती है, मीन्स इनर एज की तरफ स्कीड करेगी। अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड मेंटेन करते हैं तो कार आपकी आउटर एज की तरफ स्कीड करती है ना। इससे ज़्यादा रही तो आउटर एज की तरफ स्कीड करेगी। जो वी मिनिमम की वैल्यू मैंने बताने वाला हूँ, उससे अगर कम स्पीड मेंटेन करते हैं तब उस केस में क्या होता है, गाड़ी इनर एज की तरफ स्कीड होती है ना। और इसीलिए आप वी मैक्स से लेकर के वी मिनिमम तक की कोई भी वैल्यू मेंटेन कर लो, आप आराम से गाड़ी को टर्न करवा लोगे, मूव करवा लोगे। न तो आपको इस स्पीड को वी मैक्स से बढ़ाना है, और जनरली हम वी मिनिमम से कम भी मेंटेन ना करें अगर हमको सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है तो वी मिनिमम की वैल्यू मैं आपको बता दूं, आपको याद हो जाना चाहिए। वी मिनिमम की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट r इंटू जी इंटू म्यू एस माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, दोनों दिखने में सेम है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। इसके अलावा एक और स्पीड की जनरली हम बात करते हैं जिसको हम ऑप्टिमल स्पीड कहते हैं। एंड ऑप्टिमल स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वी ऑप्टिमल है ना, मैं ऑप्टिमल कर देता हूँ। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से अगर हम गाड़ी को मूव करवाएं तब हमारी गाड़ी के टायर में कोई भी वेयर एंड टेयर नहीं आता, हमारी गाड़ी के टायर घसते नहीं हैं, वो खराब नहीं होते। और इस केस और उस स्पीड में खाली जो नॉर्मल फोर्स की कंपोनेंट हमें मिलती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी की मदद से हम गाड़ी को मूव करवा लेते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करवा लेते हैं। और वो जो स्पीड होती है जहाँ पे खाली नॉर्मल की मदद से हमने गाड़ी को टर्न किया है, उस स्पीड को अपन ऑप्टिमल स्पीड कहते हैं। और यहाँ पर गाड़ी में और एंड रोड के बीच में रहने वाली फ्रिक्शन को हम यूज नहीं करते। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और इसको भी आपको याद रखना चाहिए। कुछ करना नहीं है, आपको म्यू एस की वैल्यू 0 ले लेनी है, क्योंकि हम फ्रिक्शन को यूज नहीं करना चाहते। तो म्यू एस की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि आर जी टेन थीटा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। परफेक्ट बात है। तो हमारी वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज अंडर रूट आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। क्योंकि मुझको म्यू एस मीन्स म्यू तक पहुंचना है, मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं म्यू एस को म्यू बना देता हूँ क्योंकि मुझे म्यू लेने को कहा गया है। ठीक है, अब क्योंकि मुझको म्यू तक पहुंचना है तो मुझको रूट से म्यू को फ्री करना पड़ेगा, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों साइड स्क्वायर करने से वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आर जी को डिवाइड भी कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचने वाला है, मेरे पास बचने वाला है म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब क्योंकि म्यू न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो मुझको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। उससे मुझको एक LHS मिलेगा और एक RHS मिलेगा। उनमें जो भी टर्म्स में म्यू होगा उसको मैं एक तरफ करके फिर म्यू को कॉमन लेकर के फाइनली म्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखो क्या करना मुझे, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो म्यू तो वी नॉट स्क्वायर इंटू 1 विल बिकम म्यू वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इंटू म्यू टेन थीटा यहाँ पर आ जाना है। तो म्यू वी नॉट स्क्वायर
इंटू म्यू इंटू टेन थीटा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया इक्वल टू, अब मैं आर जी को म्यू प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा आर जी म्यू प्लस आर जी टेन थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो म्यू इस टर्म के पास भी और म्यू इस टर्म के पास भी है, तो म्यू वाले टर्म को एक तरफ कर देता हूँ और म्यू को कॉमन ले लेता हूँ। तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको आर एच एस में भेज करके मैं पॉजिटिव कर दूंगा और म्यू को कॉमन ले लूँगा। तो म्यू को कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आर जी, और ये नेगेटिव टर्म आर एच एस में जाके ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, और म्यू कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा वी नॉट स्क्वायर इंटू टेन थीटा। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास एल एच एस में अब क्या बचा, वी नॉट स्क्वायर बचा, एंड आर जी टेन थीटा को मैं आर एच एस से एल एच एस की तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस आर जी टेन थीटा। बस आंसर के काफ़ी क्लोज हैं, और क्योंकि मुझे म्यू की वैल्यू बतानी थी तो मुझको बस म्यू के साथ ये जो मल्टीप्लाइड फैक्टर है इसको डिवाइड कर देने की ज़रूरत है, तो डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब बस मुझे ऑप्शंस के साथ मैच करना और देखना कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा बाई आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, देखते हैं कौन सा रहेगा। तो अब देखिए वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, तो माइनस आर जी टेन थीटा, यहाँ पर मैंने रेडियस को कैपिटल आर ले लिया है, बट यहाँ पर रेडियस मुझे स्मॉल आर गिवन है, तो मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा था हमारे पास, आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा था। तो फाइनली मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन 3 मेरा मैच हो रहा है, और इसीलिए ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है भी, है ना। और इस तरह से सवाल को सॉल्व करना था, इसके लिए मैंने काफ़ी थ्योरी आपको समझाई है, और आपको सारी थ्योरी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये आखिरी सवाल एक्चुअली मैं जनवरी अटेम्प्ट में जेई 2025 मेंस के पेपर में टोटल सर्कुलर मोशन से 3 सवाल थे, ये आखिरी सवाल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और इसके साथ सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, फिर हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और फिर अगले चैप्टर का फिर डिस्कशन करेंगे, है ना। तो नाउ ये जो क्वेश्चन है 24 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज अ मास of capital M at the other end. The mass makes 3/pi rotations per second about the vertical axis passing through end of the string as shown. The tension in the string is dash M into L. All right, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बेसिकली देखा जाए तो इसको अपन कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। स्ट्रिंग है, एक एंड में बंधी हुई है सीलिंग से, एक और एंड में बॉब है और वो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया सर्कल में मूव करने के दौरान वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट में टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तब सवाल ये कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन, तो यहाँ पर कौन करेगा पता है, स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन करेगी। अब कैसे करेगी, तो देखो समझना आसान है, बहुत आसान है। अब मान हमको यहाँ पर स्ट्रिंग में रहने वाला टेंशन टी हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक। अब देखो कि अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये दोनों पैरेलल हो गए, इसको मैं ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ। जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब टी की अपवर्ड कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम टी कॉस थीटा, एंड टी की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट विल बिकम टी साइन थीटा। यस और नो, यहाँ पर मैंने टेंशन को रिजॉल्व किया। एक और फोर्स है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी डाउनवर्ड। तो यहाँ पर बॉब पे एक्चुअली सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहे थे, एक तो ग्रेविटी लगा रही थी एम जी और दूसरी स्ट्रिंग लगा रही थी टेंशन टी। टेंशन टी की एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ आई और एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ टी साइन थीटा एकमात्र ऐसा फोर्स है जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, और इसीलिए यही जो फोर्स आप देख रहे हैं, दिस इज द फोर्स which is providing, or this is the component of the tension which is providing the required amount of centripetal force to the bob, और उसकी वजह से वो घूम पा रहा होगा, है ना। इतनी बात आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमको टेंशन की वैल्यू बतानी है, तो ऑल राइट, तो मैं टी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं टी साइन थीटा को लिख सकता हूँ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने का जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको वो था एम वी स्क्वायर बाई आर, बट एक और फॉर्मूला है जिसको अपन कहते हैं एम आर
ओमेगा स्क्वायर। दिस इज वन मोर फॉर्मूला विच यू मस्ट रिमेंबर। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो एम वी स्क्वायर बाई आर भी होता है और एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। यहाँ पर वी हमारी लीनियर स्पीड होती है एंड ओमेगा हमारी होती है एंगुलर स्पीड। और ये एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर स्पीड होता है कि कितना एंगल वो कितने समय में घूम रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों ही फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझको ये बताया गया है कि वो 3/पाई रोटेशंस पर सेकेंड कवर कर रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं तो एम वी स्क्वायर बाय आर को भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप एम वी स्क्वायर बाय आर को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर को फॉलो करवा देता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ की जानकारी मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो नाउ क्योंकि मुझको अब टेंशन टी तक पहुँचना है तो मैं इजीली पहुँच सकता हूँ, तो टी इन टू। अब अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप इस वाले ट्रायंगल को फॉलो करिए। ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल को आप फॉलो करिए। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंड साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझको बोला है कि जो सर्कल की रेडियस है वो आर है और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है। तो साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ आर बाई एल। एम की जगह मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ क्योंकि मुझे मास को कैपिटल एम लेने को कहा गया है। रेडियस तो ऑलरेडी आर है। अब बात करनी थी ओमेगा की, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ओमेगा होती है वो कितना एंगल कितने समय में घुमा। अब क्या बोलता है, वो कितनी बार घुमा, उसने 3/पाई रोटेशंस बनाए। कितना रोटेशंस? 3/पाई रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितना एंगल, दैट इज 2 पाई रेडियन। 2 में कितना होगा इंटू 2, 3 में कितना होगा इंटू 3। भैया अगर एक बार जब बॉडी घूमती है ना, एक सर्कल कंप्लीट करती है, तब वो सेंटर में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है एंड 360 डिग्री की वैल्यू 2 पाई रेडियन होती है। तो इसीलिए एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का एंगल है, तो 2 चक्कर में इंटू 2, 3 चक्कर में इंटू 3, n चक्कर में इंटू n करूंगा। तो कितना चक्कर काटा उसने, 3/पाई, है ना। तो 3/पाई चक्कर उसने काटे और हर चक्कर में कितना एंगल घुमा उसने, 2 पाई एंगल घुमा। तो ये मुझको मिल गया टोटल एंगल थीटा जो उसने घुमा है। कितने समय में, पर सेकेंड बोला है, तो टाइम के लिए यहाँ पर मुझे 1 कर देना चाहिए। तो ये मेरी ओमेगा की वैल्यू हो गई, स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दो। तो फाइनली आप देखेंगे तो आर एंड आर आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, पाई एंड पाई भी आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो 3 इंटू 2 विल बिकम 6, 6 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36। एंड फाइनली टेंशन टी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो एम अपनी जगह पर है, एल मल्टीप्लाई हो जाएगा एल एच एस से आर एच एस की तरफ, एंड 3 इंटू 2, 6 के स्क्वायर की वैल्यू जो 36 है वो फ्रंट में मैं लिख देता हूँ। तो बोलता था हमको कि जो टेंशन की वैल्यू है वो डैश इंटू एम एल है, तो डैश में क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए भैया 36 आना चाहिए, है ना। और इसीलिए 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है एंड आंसर इस क्वेश्चन का 36 होगा जो कि गिवन भी है। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और मैं समझता हूँ ये सवाल आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सर्कुलर मोशन के हर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर टच करवा पाऊँ, सिखा पाऊँ। और मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो, ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप डेफिनेटली इससे काफ़ी एडवांटेज उठाएंगे। मेरी इस क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।